नमस्कार साथियों। आज राजेश जोशी का जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन के इस अवसर पर उनको शुभकामनाएं देते हुए उनकी कुछ कविताओं का आज चकल्लस पर प्रस्तुतिकरण है। तो आइए पढ़ते हैं उनकी कविता अंधेरे के बारे में कुछ वाक्य। अंधेरे में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि वह किताब पढ़ना नामुमकिन बना देता था। पता नहीं शरारतन ऐसा करता था या किताब से डरता था। उसके मन में शायद यह संशय होगा कि किताब के भीतर कोई रोशनी कहीं न कहीं छिपी हो सकती है। हालांकि सारी किताबों के बारे में ऐसा सोचना एक किस्म का बेहुदा सरलीकरण था। ऐसी किताबों की संख्या भी दुनिया में कम नहीं जो अंधेरा पैदा करती थीं और उसे रोशनी कहती थीं। रोशनी के पास कई विकल्प थे, ज़रूरत पड़ने पर जिनका कोई भी इस्तेमाल कर सकता था। ज़रूरत के हिसाब से कभी भी उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता था। ज़रूरत के मुताबिक पैरों को खींचकर या एक छोटा सा बटन दबाकर उसे अंधेरे में भी बदला जा सकता था। एक रोशनी कभी कभी बहुत दूर से चली आती थी हमारे पास। एक रोशनी कहीं भीतर से, कहीं बहुत भीतर से आती थी और दिमाग को एकाएक रोशन कर जाती थी। एक शायर दोस्त रोशनी पर भी शक करता था, कहता था उसे रेसा रेसा उधेड़ कर देखो, रोशनी किस जगह से काली है। अधिक रोशनी का भी चकाचौंध करता अंधेरा था। अंधेरे से सिर्फ अंधेरा पैदा होता है, यह सोचना गलत था। लेकिन अंधेरे के अनेक चेहरे थे। पावर हाउस की किसी ग्रिड के अचानक बिगड़ जाने पर कई दिनों तक अंधकार में डूबा रहा देश का एक बड़ा हिस्सा। लेकिन इससे भी बड़ा अंधेरा था जो सत्ता की राजनीतिक जिद से पैदा होता था, या किसी विश्व शक्ति के आगे घुटने टेक देने वाले गुलाम दिमागों से। एक बौद्धिक अंधकार मौका लगते ही सारे देश को हिंसक उन्माद में झोंक देता था। अंधेरे से जब बहुत सारे लोग डर जाते थे और उसे अपनी नीयत मान लेते थे, कुछ जिद्दी लोग हमेशा बच रहते थे समाज में, जो कहते थे कि अंधेरे समय में अंधेरे के बारे में गाना ही रोशनी के बारे में गाना है। वे अंधेरे समय में अंधेरे के गीत गाते थे। अंधेरे के लिए यही सबसे बड़ा खतरा था। राजेश जोशी की एक अगली कविता है, काफ़ी चर्चित रही है, जिसका शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इस कविता को आपके सम्मुख ला रहा हूँ मैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष से गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घर के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा आया है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल पर दुनिया की 1000 सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। जो अगली कविता है वह है एक कवि कहता है, राजेश जोशी। नामुमकिन है यह बतलाना कि एक कवि कविता के भीतर कितना और कितना रहता है। एक कवि है जिसका चेहरा मोहरा, ढाल चाल
और बातों का ढब भी उसकी कविता से इतना ज़्यादा मिलता जुलता सा है कि लगता है कि जैसे अभी अभी दरवाज़ा खोलकर अपनी कविता से बाहर निकला है। एक कवि जो अक्सर मुझसे कहता है कि सोते समय उसके पाँव अक्सर चादर और मुहावरों से बाहर निकल आते हैं। सुबह सुबह जब पाँव पर मच्छरों के काटने की शिकायत करता है, दिक्कत यह है कि पाँव अगर चादर में सिकोड़ कर सोए तो उसकी पगथलियाँ गर्म हो जाती हैं। उसे हमेशा डर लगा रहता है कि सपने में एकाएक अगर उसे कहीं जाना पड़ा तो हड़बड़ी में वह चादर में उलझकर गिर जाएगा। मुहावरे इसी तरह क्षमताओं का पूरा प्रयोग करने से आदमी को रोकते हैं और मच्छरों द्वारा कवियों के काम में पैदा की गई अड़चनों के बारे में अभी तक आलोचना में विचार नहीं किया गया। ले देकर अब कवियों से ही कुछ उम्मीद बची है कि वे कविता की कई लक्षित खूबियों और दिक्कतों के बारे में भी सोचें, जिन पर आलोचना के खांचे के भीतर सोचना निषिद्ध है। एक कवि जो अक्सर नाराज रहता है, बार बार यही कहता है, बचो बचो बचो। ऐसे क्लासरूम की अगल बगल से भी मत गुजरो जहाँ हिंदी का अध्यापक कविता पढ़ा रहा हो और कविता के बारे में राजेंद्र यादव की बात तो बिल्कुल मत सुनो।